जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स ऑफ फोर्स पे। और मैं हूं ऋषभ। तो दोस्तों ये सेट 3 है। इससे पहले हमने सेट 1 और सेट 2 ऑलरेडी मैंने खुद बना रखा है। इतना बिजी टाइम होने के बावजूद ही मैंने आपको अगर वीडियो यहां से प्रोवाइड करा रहा हूं, सेट बनाकर आपके लिए दे रहा हूं, तो आपके लिए भी ज़रूरी है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। और जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम ऋषभ कुमार सिंह है और मैंने NDA CDS FCAT एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी AASSR SSC GD IMU CET और SSB हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम को क्लियर कर रखा है। और वर्तमान में मैं अभी इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में कार्यरत हूँ। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेज कितने हो सकते हैं एज पर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला करके संविधान कितना मैक्सिमम जजेस को अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट में। तो देखो सभी ऑप्शन गलत है, 34 इसका आंसर होगा। लेकिन अभी प्रेजेंटली 33 जजेस हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला करके। ठीक है, तो स्ट्रेंथ कितना है 34, लेकिन अभी वर्तमान में है 33। और प्रेजेंटली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? NV रमन्ना। तो NV रमन्ना साहब हमारे चीफ जस्टिस हैं 47वें नंबर के। इससे पहले कौन थे? आप इससे पहले 46 नंबर की अगर मैं बात करूं तो रंजन गोगोई इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उससे पहले शरद अरविंद बोबडे। तो आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले कोटेशन देख लो। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट, भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम साहब क्या बोलते हैं? सपने तो वो नहीं जो आप नींद में देखे, सपनों तो वो होते हैं जो आपको नींद ही ना आने दे। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 आपके दिमाग में आना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के साथ। और M वेंकैया नायडू अभी प्रेजेंटली वाइस प्रेसिडेंट है। बोला गया ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखो ज़रूरी नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए पार्लियामेंट का मेंबर होना पड़े, ऐसा बात नहीं है। ही इज़ ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बट नॉट इट्स मेंबर। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। पहला ऑप्शन गलती होते ही 3 हो गया एलिमिनेट, और सीधे हो गया क्या? 2 एंड 3 इज़ ओनली करेक्ट चॉइस। बिल्कुल सही है। ही इज़ इलेक्टेड बाय ए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही है। जैसे कि देखो मैं अभी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बता रहा हूँ। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट देते हैं? इलेक्टेड मेंबर, ध्यान से सुनना, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट में ओनली लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स दे सकते हैं, वो चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। लेकिन यहाँ पे स्टेट असेंबलीज विधायकों का कोई रोल नहीं होता है। और ही इज़ एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के पीठासीन अध्यक्ष होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे भी मैंने आपको बता दिया कि पहला ऑप्शन को अगर आप कट करते हो तो सही आंसर निकलता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन रिज़ाइन हिज ऑफिस। मतलब कि लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं स्पीकर, वो किसको अपना इस्तीफ़ा देते हैं? देखो मैं पहले कुछ बता देता हूँ, उसके अनुसार से आप चलना। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो अपना इस्तीफ़ा देते हैं डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है। प्रेसिडेंट किसको अपना इस्तीफ़ा देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट किसको देते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना इस्तीफ़ा किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। तो प्राइम मिनिस्टर किसको देते हैं अपना इस्तीफ़ा? प्रेसिडेंट को ही देते हैं। गवर्नर किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। उस तरह से अपॉइंटमेंट भी काफ़ी है, मतलब शपथ कौन किसको दिलाता है? तो प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को दिलवाएंगे प्रेसिडेंट। समझ में आया? इसी तरह से गवर्नर को कौन शपथ दिलवाएगा? प्रेसिडेंट। तो आगे आते हैं। चलिए इसका आंसर समझ गया ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। हाँ, अभी मैंने बोला गवर्नर को शपथ कौन दिलवाएगा, तो मैंने एक मिस्टेक कर दिया। गवर्नर को शपथ कौन दिलवाएगा? जैसे प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन शपथ कौन दिलवाता है? उस स्टेट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ दैट पार्टिकुलर स्टेट, वो उनको शपथ दिलवाएंगे। जैसे बिहार का अगर कोई गवर्नर बन रहा है तो पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनको शपथ दिलवाएंगे। आगे आते हैं। छोटे छोटे बातों को आपको ध्यान रखना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ इन द इंडियन डेमोक्रेसी। अब देखो डेमोक्रेसी है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है चुनाव से। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ मतलब कि बिना मतलब का हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब बिना मतलब का हमारे पास एक चुनाव का एक हम बोल सकते हैं कि पद्धति है जिसको बिना मतलब का हम बोल सकते हैं, उसका कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है हमारे पास।
वो कौन सा है ऑप्शन देख के मालूम चलेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या हो सकता है, नहीं, अटॉर्नी जनरल बहुत काम की चीज़ें हैं। और आर्टिकल 76 में हम बात किए गए हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में। और अब वर्तमान में के वेणुगोपाल अभी भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में देखा जाता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शांति के लिए काफ़ी ज़रूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे हो सकता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ इन इंडियन डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। और काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्यसभा, ये 4th शेड्यूल में बात किया गया है। अब देखो डिप्टी चेयरमैन क्यों फालतू बोल रहा हूँ मैं, देखो फालतू कभी लिखा नहीं गया, मैं फालतू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चलाने के लिए होते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट ना रहें, उनके अनुपस्थिति में डिप्टी चेयरमैन काम कर सकते हैं। अब ऐसा रेयरली होता है कि वाइस प्रेसिडेंट ना रहे, तो इन तीनों का तब डायरेक्ट रूल है, मतलब डायरेक्ट रोल है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डायरेक्ट नहीं आते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट के बाद ही आते हैं। समझ में आ गया, क्वेश्चन को इस तरह से पकड़ना था। राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 के बारे में पूछा गया। ये क्या है, देखो आरटीआई एक्ट के बारे में मैं बता दूं कि एक होता है पहले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मैं क्वेश्चन से मैं अभी बाद में आऊँगा। एक होता है लीगल राइट, एक होता है फंडामेंटल राइट। अब मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, अपने वेन डायग्राम से बता रहा हूँ। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, उसके अंदर होता है लीगल राइट और उसके अंदर होता है फंडामेंटल राइट। इसका मतलब क्या है, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर लीगल राइट, ठीक है, एंड ऑल लीगल राइट आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो मैं पहले ही बता दूं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इसको आर्टिकल 19 में डाला गया, 19(1) में डाला गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ। तो फंडामेंटल राइट्स तो ऑलरेडी हो गया, क्योंकि 12 से 35 के बीच में क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 3 में है। समझ में आ गया। अब जैसे ही वह हो गया फंडामेंटल राइट्स, तो ऑटोमेटिक लीगल राइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बोथ हो जाएगा, फंडामेंटल एंड लीगल राइट। समझ में आया। द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डीपीएसपी के बारे में पूछ रहा है। तो पहले देखो, डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बारे में बात कर रहा है। यह पार्ट 4 में है, हमारे संविधान के पार्ट 4 में है, और हमने इसको आयरलैंड के संविधान से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। अब इसमें अगर आप जैसे बात करो, आर्टिकल आप 37 को देखोगे इसमें डीपीएसपी में, तो क्या बोलता है कि इसको तो पहले हम चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, यानी कि डीपीएसपी को आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते। और 38 क्या बोलता है कि इंडिया इज़ ए वेलफेयर स्टेट, मतलब राज्य जो होगा वो लोक नीति का कानून बनाएगा। मतलब कि सरकार का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो चुनाव करवाना है, मतलब लोगों की भलाई भी करना है। या 38 आर्टिकल में आप देखोगे तो मिल जाएगा। तो सोशल एंड यहाँ पे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए बात कर रहा है। गांधीयन डेमोक्रेसी, गांधीयन फिलोसफी किसे मिलेगा आपको, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या बोलता है, ग्राम पंचायत के बारे में। 44 क्या बोलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। 48 क्या बोलता है, स्लॉटरिंग ऑफ मिल्क गिविंग एनिमल्स, मतलब जो दुधारू जानवर है उनका हम हत्या नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी होता है, पार्ट 4 में हमारे संविधान के दिया गया है, और हमने आयरलैंड के संविधान से इसको उठाया है। बोरोड फीचर में देखें तो आयरलैंड के संविधान से हमने इसको लिया है। पार्ट 3 में क्या था, फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक, वो हमने यूएस से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, देहरादून। सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, जो इंडिया का मैप डिज़ाइन करता है, कोई भी रिपोर्ट पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह अभी इसके इंचार्ज हैं। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इसे खो देते हैं। बिल्कुल, अगर आप 12 बजे उठोगे तो वह सूर्योदय नहीं, आप उस सूर्योदय का भयंकर रूप दोपहर देखोगे, आप सुबह कहाँ देखोगे। बिल्कुल समझाने के लिए मैंने यहाँ पर डाला है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। मॉरले मिंटो रिफॉर्म के बारे में पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है कि इसने भारत में पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, लोग काफ़ी गुस्सा थे, तो उसने क्या किया कि कुछ सिलेक्टेड लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मतलब कि अभी राज्यसभा लोकसभा मान लो समझने के लिए, उसमें और ऐड किया गया, उनकी संख्या बढ़ाई गई। बिल्कुल सही बात है। मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स को हम कम्युनल रिफॉर्म्स भी बोल सकते हैं, मतलब कि हम मुस्लिमों को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, मतलब कि कुछ ऐसे एरिया जहाँ मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकते हैं, हम मुस्लिम ही से वोट दे सकते हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम
यहाँ जो एकता था उसको ध्वस्त करने के लिए कहा गया, और इसको ही बोला जाता है फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल यहीं से शुरू हो गया। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। ये जो दिखा गया है, इट प्रोवाइडेड फॉर ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख, जो सिखों के लिए अलग जो निर्वाचक मंडल दिया गया, ये 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में दिया गया, और सिखों को ही नहीं क्रिश्चियन को भी दिया गया, एंग्लो इंडियंस को भी दिया गया। समझ में आ गया? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में दिया गया था, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैकमोहन लाइन डिमार्केट द बाउंड्री बिटवीन। देखो यहाँ पे ऑप्शन मैंने जानबूझकर गलत डाला है, इसका आंसर तो पहले हो जाएगा इंडिया एंड चाइना, लेकिन अगर यूपीएससी के एग्जाम में आया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिया चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन नहीं है। इंडिया और मतलब इंडिया का अरुणाचल प्रदेश और चाइना का तिब्बत के बीच में है। इसका मतलब नहीं है कि हम अगर न्यूज़पेपर जब से पिछला आप 1 साल से अगर पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं लिख रहा है कभी न्यूज़पेपर में कि LAC पर तनाव हो गया। कहाँ पे LAC हमारा कहाँ पे है? लद्दाख में। वो कहाँ लिख रहा है मैकमोहन लाइन पर तनाव हो गया? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा अरुणाचल प्रदेश में ही मैकमोहन लाइन वैलिड है। तो समझ गए, इसका आंसर बी मान लो, इसको ठीक करके आप लिख लेना। अगले क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा डेल्टा फॉरेस्ट इज नोन एज। इस क्वेश्चन को आप बताओ कि ब्रह्मपुत्रा जो डेल्टा बनता है उसको क्या बोलते हैं? खैर मैं बता दूं, बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। आप जानते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। तो इसी से आंसर मैं बता ही दिया। आगे आते हैं, चलिए आगे आते हैं। रुद्रप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड। देखो 4-5 प्रयाग है। प्रयाग बोलते हैं जहाँ पे रिवर आपस में आकर मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रयागराज क्यों बोलते हैं हम? इलाहाबाद का जो पुराना नाम था उसका नाम रखा गया, मतलब कि उसके नाम का रीस्टोरेशन हुआ प्रयागराज, क्योंकि 2 रिवर गंगा यमुना है वहाँ पे। तो उसी तरह से 5 प्रयाग है उत्तराखंड के अंदर। मैं सभी का नाम बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। तो पहला है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा 5 जगह लिखना आप लोग। 5 प्रयाग है तो 5 जगह अलकनंदा होगा। अलकनंदा और मंदाकिनी क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। तो इसका आंसर क्या हो गया? अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और पिंडर मिलेंगे जहाँ पे, अलकनंदा और पिंडर मिलेंगे जहाँ पे, उसको बोलेंगे कर्णप्रयाग। ठीक है, अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ पे मिलेंगे, अलकनंदा और नंदाकिनी, नंदप्रयाग। सबसे इम्पोर्टेंट अलकनंदा और भागीरथी, अब यहाँ पे गंगा बन जाएगा। अलकनंदा भागीरथी कहाँ बनता है? देवप्रयाग में। ठीक है, और अलकनंदा और धौली गंगा नदी यहाँ पे मिलता है, उसको बोलते हैं विष्णुप्रयाग। तो मैं फिर से आपको रिपीट करके रिवाइज करा देता हूँ कि रुद्रप्रयाग में क्या होगा? अलकनंदा मंदाकिनी, जो कि मैंने बताया आपको। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर, लिखते चलना। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी, मतलब नंदप्रयाग में नंदाकिनी अलकनंदा। अलकनंदा तो खैर सब में होगा। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज आर नॉट करेक्टली मैच्ड। अगर मैं मान लेता हूँ कि सदर्न इंडिया का पेनिनसुलर रिवर का अगर हमें कुछ भी पता नहीं है, अगर 4-5 नदियों का ही नाम पता है, अगर पता नहीं है कि गोदावरी का पेंच गंगा, इंद्रावती, ये सब वारदा उसके अगर ट्रिब्यूटरी है, फिर भी इसका आंसर निकालेंगे कैसे? गंगा का पेन गंगा कहाँ से आ गया ट्रिब्यूटरी? गंगा का तो ट्रिब्यूटरीज की बात करूँ तो यमुना, सोन, बेतवा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, महानंदा बिहार में महानंदा याद रखना, तो कोसी, ये सभी तो गंगा के हुए ट्रिब्यूटरीज। तो पेन गंगा कहाँ से हुआ? पेन गंगा सदर्न इंडिया का, मतलब पेनिनसुलर रिवर का यह ट्रिब्यूटरी है। तो यही इसका आंसर हो गया, गलत बनाया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैगून। बहुत सिंपल, लार्जेस्ट लैगून क्या हो जाएगा? चिल्का। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया इसको। यहाँ पे एक झील आपको बताना है कि लोनार झील जो महाराष्ट्र में है, उसे एक और नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि उसे क्या कहते हैं हम लोग। हु लेड साल्ट सत्याग्रह विथ महात्मा गांधी। तो देखो साल्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी के साथ किसने शुरुआत किया था? मैंने बताया था कि 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच में चला था। सरोजनी नायडू ने शुरुआत करी थी, और भारत के पहला गवर्नर किसी राज्य की, वो सरोजनी नायडू ही थी। समझ में आया? और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी टेक द फर्स्ट इशू ऑफ हंगर स्ट्राइक। देखो महात्मा गांधी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट उनके इवेंट्स को याद रखने के लिए महात्मा गांधी जी ने केक खाया, इसको मिटा दो। चंपारण 1917, अहमदाबाद 18,
और खेड़ा भी 18। चंपारण में बिना उन्होंने सत्याग्रह करके ही काम चला लिया था। हंगर स्ट्राइक मतलब भूख पे मतलब होता है जो आमरण अनशन करना नहीं पड़ा था। अहमदाबाद में उन्होंने मिल स्ट्राइक के वक्त किया था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया मीन्स फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त किया था। और कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने ही सेवा करी थी। तो अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस मिशन को, किस प्रोजेक्ट को अंग्रेजों द्वारा लाया गया मिशन को उन्होंने बोला था कि ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रम्बलिंग बैंक, ऐसा चेक जिसका कोई अब ज़रूरत नहीं है, एक्सपायर हो चुका है, और ऐसे बैंक जो दिवालिया हो चुका है, महात्मा गांधी ने क्रिस्प मिशन को बोला था। यह क्रिस्प के द्वारा लाया गया था। और 1946 में आकर के जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें क्रिस्प भी उसका हिस्सा था। क्रिप्स, लॉरेंस और एक का नाम मैं बता दूं, क्रिप्स था, एक का लॉरेंस और तीसरा अलेक्जेंडर। तो अगला जो आपको दिख रहा है कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इसमें 3 लोग थे, क्रिस्प उसमें भी आया था, अलेक्जेंडर था और लॉरेंस था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि स्वराज पार्टी का कौन मेंबर है, तो जानते हो स्वराज पार्टी 1923 में इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1923 को। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और सेक्रेटरी मोतीलाल नेहरू। तो इसका सिर्फ आंसर 1 हो जाएगा। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मैंने पहले वीडियो में लिया था। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी ने बायकॉट किया, दूसरा में महात्मा गांधी गए थे, तीसरा में फिर नहीं गए, मुस्लिम लीग तीनों में गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन्स इज एट्रीब्यूटेड बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण नारे दिया। जैसे पहला दिख रहा है जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 इंडिपेंडेंट स्टेट, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस सिद्धांत पे, किस एक्ट पे हुआ था, तो 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ था। पाकिस्तान और भारत 2 डोमिनियन स्टेट बनाए गए थे, 2 अधिराज्य बनाए गए थे महारानी के अंदर में। याद रखना है डोमिनियन स्टेट बना था, इंडिया कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। चलो ये क्वेश्चन यही था। मैंने कोशिश किया कि बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊँ इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मैंने सेट 1 सेट 2 कराया है उसको देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।